सुबह का समय है। सुमन रसोई में पसीने से तरबतर काम कर रही है। नागिन बाथरूम के पास खड़ी होकर चिल्ला रही है, भाभी, अरे ओ भाभी, बहरी हो गई हो क्या? कितनी बार कहा था कि समर चलाकर मेरी बाल्टी भर देना, मेरी बाल्टी भरी कि नहीं? हाँ दीदी, आ रही हूँ, मैंने बाल्टी भर दी है, बस अभी समर बंद किया है, आप जाकर देखिए तो सही। अच्छा, तो जरा खुद देखना, पानी ठंडा है कि गर्म? जैसे ही सुमन पास आती है, नागिन झटके से सुमन का हाथ पकड़कर पानी की बाल्टी में डाल देती है। माँ जी बचाओ, मेरा हाथ जल गया, दीदी छोड़िए। आया ना मजा, मैंने पहले ही गीजर से खौलता पानी भर लिया था, अब देखो मैं क्या करती हूँ। सुमन की आवाज सुनकर पूरा परिवार कमरे में आता है। नागिन तुरंत सुमन का हाथ छोड़कर खुद जोर जोर से रोने लगती है। भैया देखो, माँ देखो, ये चुड़ैल मुझे जिंदा जलाना चाहती है, देखो कितना गर्म पानी भरा है इसने, और मेरा हाथ अंदर डाल रही थी। तेरी इतनी हिम्मत, कल मुंही करम जली कुल्टा, मेरी फूल जैसी बेटी को जलाएगी? ले! क्रांति देवी दे दनादन सुमन को चांटे मारने लगती हैं। वो अपने लाल हाथ को पकड़कर रो रही है। माँ जी, मेरा यकीन कीजिए, मैंने ठंडा पानी भरा था, पता नहीं गर्म कैसे हो गया। देख रहा है भोला, ये कुलक्षणी ना ये घर को वारिस दे पाई, ना दहेज में बाइक ला पाई, और अब मेरी बेटी की जान के पीछे पड़ी है। अरे पता नहीं माँ, कौन सी आफत मेरे पल्ले बांध दी है। निहायती गवार और बेवकूफ औरत है, ना कहीं ले जाने लायक, ना कहीं कोई काम कराने लायक। जी मेरी एक बात तो सुनिए। भोला भंडारी सुमन को जोर से धक्का देता है और घर से बाहर चला जाता है। सुमन फर्श पर गिर जाती है। अब क्या यहीं फर्श पर चिपकी रहेगी? मेरा मुंह क्या ताक रही है? दफा हो यहाँ से और रसोई में जाकर मेरे लिए गर्मा गर्म नाश्ता बना। मैं नहा कर आ रही हूँ, अगर नाश्ते में जरा भी गड़बड़ हुई ना तो तेरी खैर नहीं है, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। सुमन रोती हुई रसोई की तरफ भागती है। दरवाजे के बाहर अंकित और शिवांग सिर झुकाए खड़े हुए हैं। देख रहा है शिवांग, घर के हालात क्या हो गए हैं। माँ, भैया और दीदी सबके सब मिलकर एक अकेली जान पर टूट पड़े हैं। भाई, भाभी के साथ ये लोग नीचता की सारी हदें पार कर चुके हैं। दीदी ने जानबूझकर हाथ जलाया और इल्जाम भी भाभी पर लगा दिया। काश हम भाभी के लिए कुछ कर सकते। हमें कुछ तो सोचना होगा भाई, अगर आज हमने आवाज नहीं उठाई तो भाभी और उनकी बच्चियों का जीना हराम हो जाएगा। अंकित और शिवांग दोनों अपनी भाभी की हालत देखकर बेबस थे। वहीं सुमन नाश्ता लेकर कांपते हाथों से ट्रे लेकर हॉल में आती है। माँ जी, चाय ले लीजिए। रहने दे, चाय पिलाकर एहसान कर रही है क्या? इतनी गर्मी पड़ रही है, हलक सूख रहा है हमारा, और तू चाय लेकर आई है। तेरे बाप के घर से एक फ्रिज तो आया नहीं कि हम ठंडा पानी पी सके। माँ जी, फ्रिज तो खराब पड़ा है, मैके से तो। क्रांति देवी चाय का घूंट भरती हैं और तुरंत कप सुमन की साड़ी पर फेंक देती हैं। थू, इतनी खौलती हुई चाय, मारना चाहती है क्या मुझे? कोड़ में खाज वाली हरकत कर दी तूने। पहले ही गर्मी से मर रहे, ऊपर से ये गरम जहर पिला रही है। माँ जी, ये क्या किया आपने? हाथ जल गया तो रो रही है, यहाँ हमारे कलेजे जल रहे हैं, उसका क्या? फ्रिज में बर्फ जम नहीं रही, पानी मटके का भी गर्म है। अरे माँ, आप क्यों इतना गुस्सा कर रही हैं? भाभी का क्या कसूर? अगर फ्रिज खराब है, हमारे घर में किस चीज की कमी है? चलिए मैं और भैया जाकर आज ही नया फ्रिज ले आते हैं। और रईस की औलाद, तू लेकर आएगा फ्रिज? बाप के पैसों पर ऐश कर रहा है और बातें बड़ी बड़ी। पहले खुद 4 पैसे कमाना सीख, फिर अपनी सिलाडली भाभी के नखरे उठाना। जब तक ये अपने मायके से फ्रिज नहीं लाएगी तब तक इस घर में नया फ्रिज नहीं आएगा। भैया, क्यों माँ को कुछ समझा रहे हो? आपको पता तो है माँ हमेशा शेरनी बनकर खाने को दौड़ती हैं। क्या बोला तू? मैं शेरनी हूँ? अपनी माँ को ऐसे बोलेगा इस कलमुही के चक्कर में? चलिए भैया यहाँ से। शिवांग अंकित को लेकर वहां से चला जाता है। खड़ी खड़ी क्या अपना थोबड़ा देख रही है? जा जाकर बाकी घर का काम पूरा कर। पूरा घर कबाड़ बना दिया है, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। माँ आप जाओ, मैं पोछा लगा देती हूँ। चल रिद्धि, बाल्टी लेकर आ। सिद्धि झुककर फर्श साफ करने लगती है। तभी क्रांति देवी आती है और सिद्धि की कमर पर जोर से लात मार देती है। ऐसे पोछेगी? अभी यहाँ मक्खियाँ भिन भिनाने लगेंगी। जा फिनाइल डाल। जी दादी, मैं लेकर आती हूँ फिनाइल, आप दीदी को मत मारो। अरे देखो तो सही, इस कुलक्षणी ने लड़कियों को कैसी पट्टी पढ़ाई है। एक को कुछ कहो तो तीनों की तीनों सर पर चढ़ जाती हैं, जैसे मुझे कच्चा ही खा जाएंगी। अरे भगवान, सुबह सुबह थोड़ा चुप भी हो जाया करो, कितनी भौंकती हो। ए जी, तुम तो चुप ही रहो। तुम्हारे पास सुड़क सुड़क चाय पीने और अखबार पढ़ने के अलावा कोई काम तो है नहीं। मल्होत्रा जी से बात हुई कि नहीं? अरे वो थोड़ा धीरे बोलो, कहीं वो सुन ना ले। सुन लेगी तो क्या मेरा सिर काट लेगी? सुन लेने दो। अपने मायके से ना ढंग का दहेज लाई, ना कोई लड़का पैदा कर पाई। अब मैं अपने लड़के की दूसरी शादी करूंगी। सुमन दरवाजे के पीछे खड़ी है, सब सुन लेती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। लेकिन माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? दूसरी शादी? तू बड़ों के बीच में कान लगा रही है, चल निकल यहाँ से। अरे मेरी बात हो गई है,
मल्होत्रा जी की लड़की 1 हफ्ते में अमेरिका से आ जाएगी, फिर हम भोला की मुलाकात करवाएंगे। हाँ, और 20 लाख रुपए दहेज मिलेगा। फिर देखना हमारी ठाट बाट। इस कलमुही से तो अब पीछा छुड़ाना ही पड़ेगा। सुमन बेबस होकर अपनी बच्चियों को गले लगा लेती है। अगले दिन की सुबह सुमन रसोई में पसीने से तरबतर होकर कचौड़ियां तल रही है। दूसरी तरफ कमरे में भोला तैयार हो रहा है और अपनी शर्ट ढूंढ रहा है। अरे ओ सुमन, मेरी सफेद शर्ट प्रेस हुई है कि नहीं हुई है? कल से बोल रखा है, ऑफिस के लिए देर हो रही है। जी बस अभी आई, बस लेकर आई आपकी शर्ट। सुमन भागती हुई कमरे में आती है और अलमारी से प्रेस की हुई शर्ट निकालकर भोला को देती है। भोला जैसे ही शर्ट खोलता है, शर्ट के बीचों बीच एक बड़ा सा जलने का छेद दिखाई देता है। ये क्या है? ये किसने किया? ये शर्ट किसने जलाई? सुमन, ये तूने प्रेस की थी ना? जी मैंने तो बहुत ध्यान से प्रेस की थी। ये छेद यहाँ कैसे आया? कल तो ये ठीक थी। और किसने जलाई होगी भैया? भाभी के अलावा आपके कपड़ों को हाथ ही कौन लगाता है? हाँ भाभी, भैया कितनी महंगी शर्ट जला दी। ये तो वही है ना जो माँ ने जन्मदिन पर दी थी। नहीं दीदी, मैंने नहीं जलाई, मुझे तो पता भी नहीं। भैया ये ना माँ की दी हुई हर चीज से नफरत करती है। ये जानबूझकर माँ की दी निशानी जला रही है ताकि आपको माँ से दूर कर सके। कैसी औरत हो भाभी तुम? तेरी इतनी हिम्मत, चुड़ैल कलमुही कहीं की। वैसे भी तू कहीं के ले जाने लायक नहीं है। किसी के सामने खड़ा करूं तो मुझे शर्म आती है। न पढ़ना आता है, न लिखना आता है। अब तुझसे घर के काम भी नहीं होते। अरे भैया शांत हो जाओ, क्यों अपना खून जला रहे हो उसके पीछे? लो गरम गरम कचौड़ी खाओ, मैंने अपने हाथों से बनाई है आपके लिए। भोला गुस्से में सुमन को धक्का देता है और कचौड़ी खाने लगता है। वाह, कचौड़ी तो बहुत लाजवाब बनी है। नागिन, ये तूने बनाई? और कौन बनाएगा भैया? आपकी बहन के अलावा इस घर में हाथ हिलाता ही कौन है? ये तो बस अपनी इन तीनों पनौतियों को लेकर बैठी रहती है। दुष्ट, तू क्या यहाँ बस मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है और मेरी बहन से काम करवा रही है? सुमन अपनी बच्चियों की तरफ देखकर चुप हो जाती है। अब 1 हफ्ता बीत चुका है। भोला अच्छे कपड़े पहनकर घर लौट रहा है। आ गया मेरा लाडला। बता बेटा, कैसी लगी मल्होत्रा जी की बिटिया? अरे माँ, क्या बताऊं, वो तो एकदम अप्सरा है। कितनी स्टाइलिश है। चलने का तरीका, बैठने का सलीका, बात करने का तरीका, सब एकदम टॉप क्लास। अरे उसके बाप के बारे में क्या बात पक्की समझे? क्यों नहीं होगी? पूरे 20 लाख रुपए नकद दहेज देंगे वो। भोला बेटा, अगर तेरी उससे शादी हो गई ना तो हम लखपति बन जाएंगे। सच में माँ? 20 लाख? लेकिन माँ, इस सुमन का क्या करेंगे? इसी रास्ते से कैसे हटाएंगे? तो उसकी चिंता मत कर, मैंने सब सोच लिया है। बस 1-2 दिन रुक, उसे ऐसी लात मार कर निकालूंगी कि अपनी 3 पनौतियों के साथ दर दर की ठोकरें खाएगी। सुमन के देवर सारी बातें सुनकर एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। शिवांग, सुना है तूने? ये लोग भैया की दूसरी शादी के लिए भाभी को घर से निकालने की साजिश रच रहे हैं, वो भी सिर्फ 20 लाख रुपए के लिए। भाई ये तो अनर्थ है। हमारे घर वाले कितने गिर सकते हैं, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। हम ये नहीं होने देंगे। हमें कुछ न कुछ करके इन सबको सबक सिखाना ही पड़ेगा। अगले दिन सुबह नागिन चुपके से रसोई में जाती है। दूध के पतीले से मोटी मलाई उतार कर मजे से खा रही है। फिर जानबूझकर थोड़ा सा दूध फर्श पर गिरा देती है और शोर मचाती है। माँ, भैया जरा देखो तो इस मलाई चोर को। क्या हुआ लाडो, क्यों गला फाड़ रही है? देखो ना माँ, तभी मैं कहूँ कि हमें चाय इतनी पतली क्यों मिलती है? भाभी सारा मलाई वाला दूध खुद पी जाती है, चोर कहीं की। नहीं माँ जी, मैंने तो मलाई छुई तक नहीं। अच्छा, तो क्या मैंने मलाई खाई? माँ देखो, चोरी और ऊपर से सीना जोरी। करमजली कल्टा कलमोही, अभी तक तो तू हमारी छाती पर मूंग दल रही थी, अब चोरी भी करेगी? क्रांति देवी फिर से एक बार सुमन को चांटा मारती है और गुस्से में बड़बड़ाती हुई रसोई से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ नागिन चुपके से भोला के पर्स से 100 का नोट निकालती है और सुमन को बड़ी बेटी सिद्धि के हाथ में थमा देती है। ले लाडो, ये ले पैसे, जा अपनी बहनों के साथ जाकर ढेर सारी चॉकलेट और चीज ले आ। बच्चियां खुश होकर बाहर से सामान ले आती हैं। तभी नागिन भोला को हाथ पकड़कर बाहर ले आती है। भैया देखो देखो अपनी लाडलियों को, हाथ में क्या है इनके? 100 रुपए का नोट। भाभी शर्म नहीं आती आपको? बच्चों को चोरी करना सिखा रही हो? मेरा 100 रुपए का नोट गायब है। सुमन, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे पर्स से पैसे चुराए? नहीं जी, मैंने पैसे नहीं लिए। झूठ, सफेद झूठ बोल रही है भैया। एक तो ये 3 मनहूस पैदा कर दिए, ऊपर से उन्हें घर में डकैती डालना सिखा रही है। कल मोही हमारे घर को लूट लेगी तू, तेरे हाथ काट देने चाहिए। तू कहीं जाकर मर क्यों नहीं जाती? क्रांति देवी फिर से सुमन के ऊपर थप्पड़ों की बारिश कर देती है। यार अंकित, समझ में नहीं आ रहा है, 2 दिन से माँ और दीदी के अत्याचार ज्यादा ही नहीं बढ़ गए हैं? भैया मुझे तो कुछ दाल में काला लग रहा है। ये दोनों मिलकर जरूर कुछ न कुछ बहुत बड़ा करने वाली हैं। अंकित और शिवांग दोनों को अपनी माँ और बहन पर शक होता है और अगले दिन की सुबह क्रांति देवी अचानक सोफे पर हाथ पैर पटकने लगती है। नागिन उनके पास बैठकर छाती पीट रही है। हाय राम, मैं तो मर गई रे, कोई बचाओ, मेरा जी घबरा रहा है, चक्कर आ रहे हैं। हे भगवान, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया है।
हाय राम, माँ को क्या हो गया? माँ आंखें खोलो। अरे वो कल मुंह ही खड़ी खड़ी क्या तमाशा देख रही है? जाकर फ्रिज से ठंडा पानी लेकर आ, माँ की घबराहट बढ़ रही है। जी दीदी, अभी लाती हूँ। सुमन रसोई में भागती है और फ्रिज से पानी लेकर आती है। लीजिए माँ जी, पानी पीजिए।